लेक्चर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं कि पुलिस वाले एक चोर का पीछा कर रहे हैं और वो अचानक उनकी नज़रों से दूर हो जाता है। तो वो रास्ते में खड़े शख्स से पूछते हैं, क्या आपने किसी गाड़ी को देखा जो बहुत ही तेज़ जा रही थी? तो वो शख्स कहता है, हाँ मैंने देखा। तो वो उन्हें बताता है शख्स जो खड़ा था रास्ते में कि ये गाड़ी है, ये है पुलिस वालों की जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, और ये है वो बंदा जिनसे पूछा जा रहा है क्या आपने देखा? तो ये कहता है हाँ। वो उन्हें बताता है कि वो पहले गाड़ी इस डायरेक्शन में गई, फिर वो गाड़ी इस डायरेक्शन में मुड़ी। तो ये बंदा सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों को डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसा वेक्टर जिसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से दी जाए उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। मैं हूं फेल साइंटिस्ट, चलिए पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर इसका दूसरा नाम है डायरेक्शन वेक्टर। अब ये होता क्या है? अ वेक्टर whose magnitude is always equal to 1 or unity and used to represent the direction of a given vector. यानी कि यूनिट वेक्टर क्या है? ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर होगा? 1 या यूनिटी भी एक के लिए ही इस्तेमाल होता है। और वो इस्तेमाल कब होगा? यानी कि कौन? यूनिट वेक्टर किसी भी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी अहम बात कि इट इज डिनोटेड बाय कैप, हेट आर, कैरेट। अब इन सिंबल से इन्हें डिनोट किया जाएगा और वो होती है ये सिंबल। यानी कि अगर किसी भी वेक्टर के ऊपर ये सिंबल आ गई तो हम उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन कोई भी हो सकता है। अब समझाते हैं कि कैसे। यानी कि कोई वेक्टर लें, ये है गिवन वेक्टर, इसको नाम देते हैं गिवन वेक्टर। अब ये गिवन वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड है ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेते हैं, यानी कि 1 से जो इसकी लेंथ स्टार्ट हो रही है वो यूनिट यानी कि 1। तो ये हो गया इसका यूनिट वेक्टर यानी कि ए कैप। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो गया यूनिट वेक्टर और ये हो गया मैग्नीट्यूड आर लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर की लेंथ जो है वो हमेशा किसके बराबर होगी? 1 की। यानी कि इसको स्पेशल जो बनाता है ना यूनिट वेक्टर को, वो है उसका डायरेक्शन इसे खास बनाएगा। यानी कि ये वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कोई भी गिवन वेक्टर था, ये वेक्टर है। फॉर सपोज इस वेक्टर का जो वैल्यू है वो 2 है। अगर 2 वेक्टर का वैल्यू है तो इसका आधा होगा 1, तो हमने लिखा 1 ए यानी कि यूनिट वेक्टर। और उस यूनिट वेक्टर की लेंथ, इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है। अब इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। अभी हम प्लेन लेते हैं, यानी कि x, y और j। यानी कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और ये z डायरेक्शन लेते हैं कि ये x है, ये y है और ये z यानी कि आपकी तरफ। तो x का जो यूनिट वेक्टर है वो है i, y का है j और z का है k। इनके ऊपर सिंपल यानी किसकी? यूनिट वेक्टर की। और हमने पढ़ा जो i, j, k यानी कि यूनिट वेक्टर हैं, तो ये बात भी तो सही होगी ना। i कैप इज इक्वल टू j कैप इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1। पर याद रखें ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, पर डायरेक्शन में इक्वल नहीं होते। यानी इनका मैग्नीट्यूड तीनों का एक ही है, पर इनका डायरेक्शन देखिए ना, x का आगे है, y का ऊपर है और z का आपकी तरफ। ये डायरेक्शन में मुख्तलिफ होते हैं
मैग्नीट्यूड में एक ही है। अगर मैग्नीट्यूड में एक है तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। एग्जांपल लेते हैं कि 2i है। 2i का मतलब है कि x डायरेक्शन में 2 टाइम्स i के हिसाब से। अब i के हिसाब से 2 टाइम्स का मतलब क्या है, यानी कि i का वैल्यू कितना है 1, यानी कि यूनिटी। अब 1 के हिसाब से 2 बार आगे, यानी कि 2 कदम भी हो सकते हैं, 2 मीटर भी हो सकते हैं, 2 न्यूटन फोर्स भी हो सकता है। तो यानी कि ये है उसका यूनिट, यानी कि पहला, और ये बाद वाला यूनिट, यानी कि यूनिट 1। अब इन दोनों को जोड़ करेंगे तो हमें मिलेगा 2i। पर j क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि x एक्सिस को जो डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है वो है i। अब j की बात करें तो वो कुछ ऐसे ही होगा, 2j, इसका मतलब है y डायरेक्शन में 2 यूनिट, यानी कि एक j ये हो गया, दूसरा j ये हो गया, यानी कि ये बन गए 2j। अब z में भी ऐसा ही होगा, पर सवाल ये है कि क्या यूनिट वेक्टर जो हैं वो किसी खास एंगल पे हो सकते हैं, जैसा कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। कैसे कि अगर हम बात करें कि ये x एक्सिस है, ये y है, और ये हमारी तरफ है z, तो i जो है ना, यूनिट वेक्टर जो है i, वो हमेशा इस x एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी कि मिसाल लेते हैं कि 2 बंदे हैं, वो x एक्सिस में आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी इनकी मोशन जो है वो x एक्सिस में आगे की तरफ है। तो इनका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इसका भी i होगा और इसका भी i होगा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो एक बंदे का यूनिट वेक्टर i हो गया और दूसरे का भी i हो गया। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के तो पैरेलल हैं ही सही, पर ये x एक्सिस के भी पैरेलल हैं। ये कभी भी i वेक्टर जो है ना, i यूनिट वेक्टर, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे इस तरह से लिखें, यानी कि 30 डिग्री पे i हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। i हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा, j हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगा, और z एक्सिस के पैरेलल हमेशा उसका k यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि कुछ ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे i, ये जो है i है, ये किसके पैरेलल है, x के, ये है j। यानी कि 2 हेलीकॉप्टर्स लेते हैं, वो दोनों वर्टिकल मोशन में ऊपर जा रहे हैं, तो उनके दोनों j जो होंगे यूनिट वेक्टर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और ये दोनों वेक्टर्स y एक्सिस के पैरेलल होंगे। फिर आता है z की कहानी भी वैसी ही है जैसे इन दोनों की कहानी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे i जो है ना यूनिट वेक्टर है, ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि हम लिखेंगे j जो है ये भी होगा ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस, और z भी कुछ इस तरह से। ये तो बात हो गई x और y की, यानी कि उनके यूनिट वेक्टर की। पर अब i और j इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो ये भी रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर कि एंगल बिटवीन i एंड j इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब ये क्या माजरा है सर जी? अब देखिए ना, हमने कहा कि ये जो x एक्सिस है इसका यूनिट वेक्टर है i, और ये है y एक्सिस और इसका यूनिट वेक्टर क्या है j। तो ये x और y के बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये 90। और ये स्लोप पे कभी आ ही नहीं सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि हम लिखें यहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल कि i जो है 30 डिग्री पे है, ये हमेशा पैरेलल ही रहेगा कोई भी कंडीशन हो। तो इनके बीच में 90 डिग्री बना, i और j और i के बीच में भी 90 ही बनेगा। अब इसे नोट करें तो इसका फार्मूला लिखें, फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखते हैं। तो a कैप इज इक्वल टू गिवन वेक्टर और गिवन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अब जो भी वेक्टर हो अगर वो अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो वहाँ पे हमेशा यूनिट वेक्टर ही नज़र आएगा। यानी कि यहाँ पे हम लिखें a कैप जो है ये यूनिट वेक्टर। सर रुकिए जी, क्यों? ये यूनिट वेक्टर है किसका जी, बताते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। अब गिवन वेक्टर कौन सा है, यहाँ पे गिवन वेक्टर a है। गिवन वेक्टर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे b भी हो सकता था, c भी हो सकता था, f भी हो सकता था, d भी हो सकता था। और ये a वेक्टर जो है ये है गिवन वेक्टर जो दिया गया है। और फिर आता है इसका मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि यूनिट वेक्टर जो है
वो तब बनता है जब कोई भी गिवन वेक्टर हो, अगर वो गिवन वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। पर यहाँ पे एक और बात जहन में ज़रूर रखें कि यहाँ पे अगर बी वेक्टर लें, अगर बी यूनिट वेक्टर लें तो यहाँ पे बी वेक्टर और ए मैग्नीट्यूड ये नहीं आ सकता। यहाँ ऐसा भी नहीं आ सकता कि बी कैप हो, यहाँ पे ए वेक्टर हो और डिवाइड में हो बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर आएगा। जैसा कि हम यहाँ पे लेते हैं सी कैप, यानी कि सी यूनिट वेक्टर, सी वेक्टर जो गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड, ये ऐसे करेक्ट होगा। ऐसे आप कभी भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग वेक्टर है, ये अलग हो गया, ये मैग्नीट्यूड भी अलग हो गया, तो ये उस चीज़ की बात ही नहीं हो रही जिसकी यूनिट वेक्टर बात करना चाहता है। यानी कि क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ही चीज़ का होगा, एक ही चीज़, यानी कि जहाँ पे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के सारे फैक्टर्स होंगे। अभी एग्जांपल करते हैं कि अ वेक्टर इन स्पेस, यानी कि कोई वेक्टर है जो स्पेस में, स्पेस क्या खिला नहीं, स्पेस जगह, कोई भी जगह। अब वेक्टर इन स्पेस, स्पेस कितनी डायमेंशन होता है, 3D, 3 डायमेंशनल होता है। यानी कि हम लेते हैं ए वेक्टर है कोई, अब इस ए वेक्टर की परछाई जो है वो एक्स एक्सिस पे भी गिर रही है, इस ए वेक्टर की परछाई वाई पे भी जा रही है और इस ए वेक्टर की परछाई जेड पे भी थोड़ा बहुत गिर रही है। यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये हो गया ए एक्स आई, यानी इसकी परछाई एक्स एक्सिस पे और उसका यूनिट वेक्टर क्या है आई, और इसी वेक्टर की परछाई वाई एक्सिस पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए वाई जे, और फिर इसकी परछाई जो है वो आ रही जेड पे, यानी कि कुछ हिस्सा इसका जो है इस डायरेक्शन में भी गिर रहा है। इसे नाम देते हैं हम ए जेड के। तो यानी वेक्टर जो है उसकी परछाई तीनों एक्सेस पे गिर रही है। तो अभी करते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी कि इस वेक्टर का रिजल्टेंट हमें चाहिए। तो पहले कौन सा वेक्टर है, इसका कंपोनेंट कौन सा है, ए एक्स आई, यानी कि एक कंपोनेंट इसका है ए एक्स आई, यानी एक्स एक्सेस पे कुछ हिस्सा इसका गिर रहा है, तो हमने इसको नाम दिया ए एक्स आई। फिर आता है ए वाई जे, यानी इसके हेड से इस वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा, तो ये होता है ए वाई जे। और फिर आता है ए जेड के, यानी कि उसका डायरेक्शन कहाँ है, आपकी तरफ, यानी कि कुछ ऐसे। तो हम इसे कनेक्ट करेंगे, इसके हेड से जेड का क्या होगा, टेल कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे आ गया ए जेड के। और ये जो है ये इनका रिजल्टेंट, और ये जो ए वेक्टर यानी इनका रिजल्टेंट जो मिला ये यही ए वेक्टर है। तो ये तीनों की तीनों इसकी परछाइयाँ हैं। तो हमने क्या किया, पहले हमने लिखा इसका रिजल्टेंट क्या है ए वेक्टर, तो पहले कौन सी परछाई किससे ऐड हुई, यानी कि कंपोनेंट पहला हुआ ए एक्स आई, उसको कनेक्ट किया, हमने ऐड किया ए वाई जे से, फिर हमने उसको कनेक्ट किया यानी कि ऐड किया ए जेड के से। तो ये हो गए इसके कंपोनेंट और उन कंपोनेंट का रिजल्टेंट, यानी कि ए वेक्टर और उसके कंपोनेंट। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन किसका है, एक्स का। तो ये डायरेक्शन जो है जो हमने डैशेड लाइन में निकाला है ये ए एक्स का डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे ए एक्स आए तो ये कहीं पे भी हम निकाल सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ से। पर बात यह है कि उनका डायरेक्शन हमेशा सीध में होना चाहिए, इस डायरेक्शन की तरफ। तो फिर आता है वाई कहाँ पे है, ऊपर, यानी कि ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, और फिर आता है जेड, ये हो गया जेड। तो ये तीनों की तीनों इस जगह पे कनेक्ट हो गए। तो फिर यहाँ पे एक और बात बताते हैं कि हमने लिखा है ए एक्स आई, ये जो ए है ये गिवन वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। एक्स जो है ये है एक्सिस, और आई जो है आई है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, यानी कि गिवन वेक्टर एक्सिस और यूनिट वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से ए वाई जे, यानी कि ये क्या हो गया, गिवन वेक्टर हो गया, गिवन वेक्टर, और वाई क्या हो गया, एक्सिस हो गया, यानी किस एक्सिस पे ये यूनिट वेक्टर है। जे जो हो गया ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो इस जगह पे हमने रिजल्टेंट निकाला है ए वेक्टर का जिसकी परछाई तीनों एक्सिस पे गिर रही थी। तो अभी निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, पर इसे नोट करें तो फिर मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो अभी निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
अब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड को निकालने का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई स्क्वायर प्लस ए वाई जे स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर, उनके ऊपर रेडिकल। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि यहाँ पे ए एक्स आई स्क्वायर, तो ये ऐसा नहीं लिख सकते ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर, ये गलत है। ये होगा ए एक्स आई अगर होल स्क्वायर है तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स आई। इन दोनों पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सबस्क्रिप्ट है। ये सिर्फ बता रहे हैं कि ये वेक्टर जो है किस जगह पे, किस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे x जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेस बता रहा है कि वो x पे है, y पे है या z पे है, और i जो है वो यूनिट वेक्टर है, वो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में ये a वेक्टर मौजूद है या उसका कंपोनेंट है। तो ये कुछ इस तरह से होगा, बाकी के भी ऐसे ही होंगे। तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू ए एक्स आई स्क्वायर प्लस ए वाई जे स्क्वायर प्लस ए जेड के स्क्वायर और रेडिकल में। अब ये जो है ना, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। इधर लगा लेते हैं मैग्नीट्यूड की सिंपल। तो पहले हमने पढ़ा था कि आई जे और के ये किसके बराबर थे, 1 के। तो आई की जगह 1 लिखेंगे, जे की जगह 1, के की जगह भी 1। पर क्यों लिखेंगे हम ये, क्योंकि ये आई जे के का मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो यूज़ होगा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए मैग्नीट्यूड ए एक्स आई यानी कि 1 मल्टीप्लाई रिजल्ट सेम आएगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब ये बात ध्यान में रख लें कि आई जे के ये मैग्नीट्यूड है इसका 1, इस जगह पे वो इस्तेमाल नहीं होंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। यानी कि आई जे के यूनिट वेक्टर हैं तो वो क्या बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, तो उनका मैग्नीट्यूड में कोई भी काम नहीं है। तो अभी ए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। हमने इसका रिजल्टेंट निकाला था ए यूनिट वेक्टर का और उसका मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाला। तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि ए के उसका यूनिट वेक्टर, उसका वेक्टर क्या था, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर रेडिकल में, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हो गया इसका कंप्लीट फार्मूला। तो अभी कुछ चीज़ें नोट करवाते हैं। पहली है कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर इज सेम एज गिवन वेक्टर। यानी कि जो भी वेक्टर होगा, यानी कि यहाँ पे ए वेक्टर है तो उसके यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, उसका डायरेक्शन जो होगा वो गिवन वेक्टर के हिसाब से ही होगा। यानी कि इसकी परछाई जो है आई पे पड़ रही है, यूनिट वेक्टर मिल गया, जे पे भी पड़ रही है, के पे भी पड़ रही है। दूसरी बात ये है कि यूनिट वेक्टर लैक्स डायमेंशन एंड यूनिट। अब ये क्या बात है सर, यूनिट वेक्टर का कोई भी डायमेंशन या इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। यानी कि मास, लेंथ, टाइम जो उनके यूनिट होते हैं, जैसा कि सेकेंड हो गया, किलोग्राम हो गया, न्यूटन हो गया, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ना इसकी कोई डायमेंशन है MLT। या सिंपली बताएं कि यूनिट वेक्टर इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। हालांकि इसका नाम है यूनिट, पर इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ना ही डायमेंशन है। अब तीसरी बात ये है कि यूनिट वेक्टर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये हुई ना बात सर, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो और नेगेटिव और पॉजिटिव का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। अब जैसा कि हम लिखें -i या -j, अब इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है कि एक्स एक्सिस में कोई चीज़ है जो नेगेटिव डायरेक्शन में हरकत कर रही है, यानी कि -i। एक्स एक्सिस पॉजिटिव इस डायरेक्शन में था और नेगेटिव इसका बिल्कुल 180 डिग्री पे बनेगा, और वाई एक्सिस जो था वो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव है, यानी कि -j। तो ये कुछ ऐसे बनेगा -j।
तो यूनिट वेक्टर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है? क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब इन्हें नोट करें तो इसके MCQs करवाएं। नोट किया, अब इसे मिटाते हैं। तो अभी कराएंगे MCQs। किसके हवाले से सर जी? यूनिट वेक्टर के हवाले से। तो MCQs है, MCQs 1, द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर वो कौन सा है? वो है A इज इक्वल टू -i -j -k इज। ये कोई गिवन वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। तो ऑप्शन है -i -j -k डिवाइडेड बाय रेडिकल -3। ऑप्शन बी में है -i -j -k रेडिकल 3, और सी में है -i -j -k डिवाइड बाय रेडिकल 3, या डी में है 3 ओवर रेडिकल -3। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर जो है, गिवन कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सॉल्व करें इस MCQs को। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो अपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड होकर निकलता है। तो यहाँ पे A वेक्टर क्या है? -i -j -k, और डिवाइड में क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। किसका? इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड बनेगा -i² प्लस -j² प्लस -k², उनके ऊपर रेडिकल। ये हमने पढ़ा। तो मज़ीद सोल्व करें तो ये बनेगा ऊपर -i -j -k। तो i का वैल्यू कितना है? 1, j का भी 1 है, और k का भी 1 है। तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा, यानी कि 1 + 1 + 1। तो ये हो गए रेडिकल में। ऊपर बनेगा -i -j -k, और डिवाइड में बन रहा है रेडिकल 3। तो ये ऑप्शन है जी बिल्कुल, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। MCQs 2 करें। MCQs 2, if two unit vectors inclined at 90 degree, then magnitude of their resultant will be। ऑप्शन ए है रेडिकल 3, ऑप्शन बी है रेडिकल 2, ऑप्शन सी है 1, और डी है 2। इस MCQ से हमसे पूछ रहा है कि 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, 2 यूनिट वेक्टर हैं, वो एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। वो तो आम बात है, क्योंकि उन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगी। हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। हमसे ये नहीं पूछ रहा कि आखिर में यूनिट वेक्टर ही बताएं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है जो रिजल्टेंट इन दोनों का बनेगा, यानी कि जो 2 यूनिट वेक्टर 90 डिग्री पे हैं। तो सॉल्यूशन करें कुछ इस तरह से MCQ से। ये हो गया I, तो ये हो गया J। अब ये I है, ये J हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे से कितनी डिग्री पे? 90 पे। तो ये बनेगा इनका रिजल्टेंट, यानी कि टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो ये रिजल्टेंट R से हम फॉर सपोज शो करते हैं। तो यहाँ पे I + J से क्या हुआ? ऐड हुआ। तो ये इनका रिजल्टेंट है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये बनेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड I² + J²। अब I और J जो हैं ये दोनों डायरेक्शन को शो करते हैं, पर इनका मैग्नीट्यूड भी है। अब बात मैग्नीट्यूड की आई है, तो I और J का भी मैग्नीट्यूड ही यूज़ होगा, और वो किसके बराबर होते हैं? 1 के, 1² + 1²। तो मैग्नीट्यूड इनका बन रहा है रेडिकल 2। तो ये हो गया इसका जवाब, यानी कि बी। अब इन्हें नोट करें तो क्वेश्चन कराएं यूनिट वेक्टर पे, जो बहुत ही मज़ेदार है। नोट किया, अभी इसे मिटाते हैं। अभी करवाएंगे क्वेश्चन, वो किस पे? यूनिट वेक्टर पे। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन सवाल है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर
find a unit vector in the direction of the resultant of I minus 2j plus 3k 4i minus j plus 2k and minus 2i plus 3j minus 5k। अब सॉल्यूशन करते हैं कि सवाल कुछ ऐसा है कि हमें यूनिट वेक्टर ढूंढना है। किसका सहारा लेके? इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल के हमें यूनिट वेक्टर तक पहुंचना है। तो ये तीनों वेक्टर हैं, और एक ये, फिर ये और फिर ये। तो पहले हम निकालेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेक्टर होते हैं उन्हें ऐड करते हैं। तो रिजल्टेंट बनेगा, पहला वेक्टर कौन सा है, ये, यानी कि i माइनस 2j प्लस 3k। इस वेक्टर से ऐड होगा 4i माइनस j प्लस 2k। फिर इस वेक्टर से ऐड होगा माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। तो अब रिजल्टेंट निकलेगा i 4i माइनस 2i, i और 4i 5 माइनस 2 3, यानी कि 3i। तो फिर निकालते हैं माइनस 2j प्लस 3j माइनस j, माइनस 2 और माइनस 1 ये कितने हो गए, माइनस 3 और प्लस 3 ये कट हो गए, प्लस 3 प्लस 2k ये हो गए प्लस के 5k, यहाँ पे माइनस 5k, तो ये नहीं आएंगे। सिर्फ इनका रिजल्टेंट क्या बना, 3i। तो अभी इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो वो बनेगा r मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, कितनी वैल्यूज़ हैं, 3i, यानी कि 3 का स्क्वायर, रेडिकल में ये कैंसिल हो गया, तो r वेक्टर बनता है 3। तो अभी ढूंढते हैं यूनिट वेक्टर को। अब यूनिट वेक्टर को ढूंढने के लिए उसका फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, r यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर ओवर r मैग्नीट्यूड। तो ये बनेगा r वेक्टर जो था वो कितना था, 3i डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड वो था 3। तो ये है इसका आंसर। यानी कि इस तरह से भी हम यूनिट वेक्टर की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब इन्हें नोट करें तो पोजीशन वेक्टर पढ़ाएं। तो नोट किया इन्हें, अभी करवाते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पहले वाला एग्जाम्पल जो था, हमने जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया था लेक्चर की शुरुआत वाला, वो क्या था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बात हुई थी डायरेक्शन की, यानी कि जो गाड़ी है चोर वाली वो इस डायरेक्शन में गई थी ये बताया गया था, पर ये नहीं कि वो कहाँ होगी, किस जगह पे होगी। अब यानी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि ये जो गाड़ी थी, यानी कि यहाँ पे बंदा था, ये पुलिस वाली गाड़ी थी, इसको इसने बताया कि ये चोर इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया। अब बात हो रही है कि यहाँ से कुछ और डायरेक्शन रोड निकल रही है, और बिल्कुल आगे ही यहाँ पे जो है एक होटल है। अब इस जगह पे वो चोर वाली गाड़ी रुकती है और चोर निकल करके इस होटल में जाता है। तो यहाँ पे खड़ा पुलिस वाला क्या करता है, इन्हें कॉल करके बताएगा कि ये जो गाड़ी है चोर वाली वो इस जगह पे है, या इस लोकेशन पे है, या इस पोजीशन पे है। अब पोजीशन आ गई तो इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर का पोस्टमार्टम करें। पोजीशन वेक्टर ये होता क्या है, अरे सब पढ़ाएंगे, सब कुछ नहीं रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर होता है द वेक्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम द origin to the point where the particle या point is located। इसकी डेफिनेशन बता रही है कि ये स्टार्ट होगा ओरिजिन से, इसकी स्टार्ट होगी ओरिजिन से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, जहाँ पे पार्टिकल होगा, जहाँ पे पोजीशन की बात होगी। यानी कि ये जो गाड़ी थी वो यहाँ पे रुकी हुई है, तो हमने इसकी मेजरमेंट, इसका ओरिजिन जो था वो इस जगह से कहीं से भी हम ले सकते हैं। तो ये है उसका ओरिजिन, तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो ये जो लाइन है ना, ये इस लाइन को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये रो रिप्रेजेंट कर रही है
इसकी लोकेशन के वो इस डायरेक्शन में इस जगह पे होगी। या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि 2 डायमेंशनल पे हम बात करें तो ये है उनका ओरिजिन और ये है उनका पी पॉइंट, यानी कि ये ओरिजिन 0 to 0 और पी एक्स वाई, यानी कि स्टार्ट इसका होगा ओरिजिन से, यानी कि ये है इसका स्टार्ट, और एंड यानी कि टर्मिनेट ख़त्म जो होगा वो होगा पी पॉइंट पे, यानी कि ओ टू पी जो है ये है पोजीशन वेक्टर। ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उसकी मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से ली जाएगी और ख़त्म कहीं भी हो सकता है, यानी कि पी पॉइंट इस जगह पे भी हो सकती है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी। और दूसरी पॉइंट नोट करने की ये है पोजीशन वेक्टर यूजुअली स्टार्ट एट द origin and then terminate at any other arbitrary point। ये बहुत ही मज़ेदार है। अब इसमें बात की गई है कि पोजीशन वेक्टर जो है वो स्टार्ट उसका हमेशा ओरिजिन से ही होगा, पर वो जो ख़त्म होगा ना वो आर्बिट्ररी पॉइंट पे होगा। अब आर्बिट्ररी पॉइंट क्या होती है? आर्बिट्ररी पॉइंट वो जो डिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड हो, यानी कि फिक्स्ड ना हो। वो इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, या वो कंटिन्यूसली मूव भी हो सकता है। जैसा कि एक पेन है, ये इसका ओरिजिन हम इस जगह से लेते हैं और उसको घुमाते हैं, तो इसका एंड जो है वो क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। अब इसका एंड भी मूव हो रहा है, यानी कि आर्बिट्ररी है, वो डिफाइंड ही नहीं है। अगर रुका हुआ होगा तो वो डिफाइंड होगा, अगर वो मूविंग है और किसी चीज़ से कनेक्ट है तो वो आर्बिट्ररी कहलाता है, क्योंकि वो बंधा हुआ है और उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। फिर पॉइंट आती है नोट करने की, द पोजीशन वेक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ऐसा नहीं है कि आप इसे बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी वेक्टर्स होते हैं उनको एरो से शो किया जाता है और एरो कभी भी वेवी नहीं होती, वो स्ट्रेट ही होती है। फिर आता है इट इज डिनोटेड बाय आर वेक्टर। इसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, यानी कि जो भी पोजीशन वेक्टर होगा, यहाँ पे हमने लिखा ओ पी। अब इस ओ पी को हम आर भी कह सकते हैं। आर यानी कि क्या? पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर को हम 2 डायमेंशन में ड्रा करें। पोजीशन वेक्टर इन 2D, 2 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर। 2 डायमेंशन या हम कह लें कि इन प्लेन भी क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक्स है और वाई है, तो ये जो है ये कोई भी चीज़, यानी कि पेन जो है, मार्कर जो है, इसका ओरिजिन स्टार्ट है, ये घूम रही है। ये जो घूम रही है तो ये कितने डायमेंशन में? 2 पे। इसका ओरिजिन तो फिक्स्ड है, वो हमें पता है कि वो कहाँ पे है, वो डिफाइंड है, पर इसका एंड पॉइंट जो है, यानी कि पहले अभी यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसका जो एंड टर्मिनेट पॉइंट है वो चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन होगा इसका 2 डायमेंशन में वो हमेशा 0 और 0 रहेगा। 3 0 नहीं, ये एक्स का और वाई का, एक्स पे भी 0, वाई पे भी 0। पर ये जो टर्मिनेट होगा ना, टर्मिनेट वो होगा एक्स और वाई की किसी भी वैल्यू पे, यानी कि ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ये कहीं पे भी टर्मिनेट हो सकता है, इस जगह पे भी, इसका एंडिंग पॉइंट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये कहीं पे भी दोनों एक्सिस के वैल्यू पे हो सकता है। अब इन्हें नोट करें तो कुछ और पॉइंट बताएं। अभी करते हैं पोजीशन वेक्टर इन स्पेस या 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर और उसके कंपोनेंट। बात हो रही है कि कोई पोजीशन वेक्टर है, यानी कि आर। अब ये जो आर है स्पेस में, इस जगह पे, तो इसकी परछाई आगे भी है, ऊपर भी है और आपकी तरफ भी है, यानी कि एक इसका कंपोनेंट एक्स पे पड़ रहा है, इसे हम कहेंगे एक्स आई, और दूसरा पड़ रहा है इसका वाई एक्सिस पे, यानी कि ये हो गया वाई जे, और तीसरा जो है, अब तीसरा इसका कंपोनेंट वो बन रहा है जेड पे, ये हो गया जेड एक्सिस। तो ये जो है ना, ये पोजीशन वेक्टर जो है ये तीनों डायमेंशन में, एक्स आई में भी है, वाई जे में भी है और जेड के में भी है।
तो अब इसका क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट निकालें। तो ये बनेगा r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ये बना इसका रिजल्टेंट। अभी बनाते हैं इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए ये चीज़ें होंगी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई जे स्क्वायर प्लस जेड के स्क्वायर और रेडिकल। तो हमने पढ़ा था कि आई जे के जो है इनका वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये मैग्नीट्यूड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्सेस है, यानी कि एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सेस इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे बहुत ही अहम बात बताएंगे कि ओनली द components of position vector is called coordinates, यानी कि पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड इन्हें हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर इनसे बंधा हुआ है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन जो है वो एक्स वाई जेड उन तीनों के ओरिजिन से निकलता है। अभी करते हैं कि तो पोजीशन वेक्टर, रिमेंबर पोजीशन वेक्टर describes location, position of a point or particle with respect to the origin। यानी कि पोजीशन वेक्टर हमें बताएगा किसी भी पार्टिकल की या किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन पर कहाँ से, ओरिजिन से। जहाँ पे भी ओरिजिन नज़र आए वहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर को लाएंगे। अभी पोजीशन वेक्टर के हवाले से बात बताएं कि इसका डायरेक्शन और यानी कि डायरेक्शन एंड लेंथ या साइज़ कह लें ये दोनों चेंज भी हो सकती हैं, पर कैसे? बहुत ही मज़ेदार मिसाल है कि एक स्प्रिंग लेते हैं और उसी स्प्रिंग का एक जो एंड है वो हम बांध देते हैं और फिर दूसरे एंड पे किसी मास वाले यानी कि ब्लॉक को हम रखते हैं, ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं। ये हो गई स्प्रिंग और ये हो गया ब्लॉक। तो अब यहाँ भी क्या होगा कि जैसे ही जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होगी तो ये डब्बा आगे की तरफ जाएगा, और जैसे ही ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये डब्बे का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब इसकी लेंथ जो है यानी कि ये साइज़ और ये साइज़ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड वो भी चेंज हो रहा है और उसका डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रहा है। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और लेंथ दोनों हर वक्त चेंज भी हो सकते हैं, पर उसका ओरिजिन कभी भी चेंज नहीं होता। ये ज़हन में रख लें, यानी कि ये ओरिजिन फिक्स्ड है, ये तो वहीं पे ही है ना, ये सिर्फ स्ट्रेच हुई है, कंप्रेस हुई है, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हुए हैं पर इसका ओरिजिन चेंज नहीं हुआ है। अब इन्हें नोट करें तो एक आखिरी क्वेश्चन करवाएं। नोट किया? अभी इसे मिटाते हैं, अभी इसे मिटाया जाए। अभी करवाते हैं क्वेश्चन, फिर बताएंगे एग्जाम्पल पोजीशन वेक्टर के कि क्या क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन वो है द पोजीशन ऑफ 2 aeroplanes at any instant is a 2, 3, 4 किलोमीटर एंड B जो है वो है 5, 6, 7 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। फाइंड the distance between 2 aeroplanes। अब यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि हमें पोजीशन बतानी है। पहले तो पोजीशन दे भी रहा है, 2 एयरप्लेन से जो हवा में उड़ रहे हैं। एक की पोजीशन जो है 2, 3, 4 किलोमीटर है, कहाँ से? ओरिजिन से, और दूसरे के 5, 6, 7 किलोमीटर। पर यहाँ पे अगर ओरिजिन आ गया तो ये पोजीशन वेक्टर होगा। अब ये सारी कहानी पोजीशन वेक्टर की है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन आया है बीच में,
क्योंकि इन दोनों की पोजीशन को ओरिजिन से मेजर किया गया है। कि अब इसे बताते हैं कि कैसे। एक एरोप्लेन कुछ ऐसे जा रहा है और दूसरा कुछ ऐसे जा रहा है। अब इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें बताना है कि ये कितना है। तो अब इसको सोल्व करें, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये पी क्यू यानी कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए करते हैं। अब पी क्यू वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है। अब बी का जो वैल्यू है वो है 5, 6, 7 किलोमीटर, यानी कि 5, 6, 7 किलोमीटर। माइनस में जो है ए है, ए का वैल्यू कौन सा है 2, 3, 4 किलोमीटर। अब इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5, 2 ये बनेगा हमारा, 5 में से 2 जाते हैं तो यहाँ पे बनेगा 3, और 6 में से 3 गए तो ये भी बना 3, 7 में से 4 गए ये भी बना 3 किलोमीटर। यानी कि आई पे जो है वो 3 किलोमीटर आगे, जे पे 3 किलोमीटर ऊपर और जेड पे 3 किलोमीटर आपकी तरफ, यानी कि ये हो गया के। ये हो गया आई जे के हिसाब से। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड तो वो होगा पी क्यू, उसका वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अब इन सब का बनेगा पी क्यू मैग्नीट्यूड 9 प्लस 9 प्लस 9। ये बनेगा पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 27 रेडिकल। अभी अगर 27 का हम रेडिकल निकालें तो वो बनेगा 5.2 किलोमीटर करीब करीब। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो है 5.2 किलोमीटर का, यानी कि दोनों एरोप्लेन्स के बीच में। अभी इसके बताते हैं एग्जांपल। अब पहला एग्जांपल जो है वो है हमारे हाथ का, यानी कि ये ओरिजिन हो गई। अब ये जो है ये उसका पॉइंट है, एंड पॉइंट। यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि हम लिख रहे हैं ये जो लिखा जा रहा है यहाँ से ओरिजिन है और इस जगह पे ये कनेक्ट है। हमारी सारी का सारा जो वेक्टर है ये कनेक्ट है इस जगह से। तो ये ओरिजिन हो गई और ये उसका हो गया एंडिंग पॉइंट, यानी कि आर्बिट्ररी कुछ ऐसे। यानी कि ये तो चेंज नहीं होगा, ये ओरिजिन चेंज नहीं होगी, पर इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये चेंज हो रहा है पर ये चेंज नहीं हो रही। एक तो पोजीशन वेक्टर का ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है डोर, यानी कि दरवाज़ा। अब दरवाजे को हम खोलते हैं, उसका ओरिजिन फिक्स्ड होता है। अगर उसका ओरिजिन फिक्स्ड है तो वो भी एग्जाम्पल किसका है, पोजीशन वेक्टर का। और फिर आता है कोई सर्किल में कोई चीज़ घूम रही है, जैसा कि एक रस्सी है, ये हमारे पास रोप, ये उसका ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने बांधा है पत्थर, यानी कि स्टोन को। अब इसी स्टोन को हम गोल गोल घुमा रहे हैं। अब इसका ओरिजिन जो है वो तब्दील नहीं हो रहा, पर इसका टर्मिनल पॉइंट जो है, यानी कि एंडिंग जो है वो तब्दील हो रही है। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। पर इसका जो इनिशियल है, ओरिजिन है, जहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे, वो क्या है, तब्दील नहीं हो रहा। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।